नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस क्लास में जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक, छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो आप प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री के लगातार टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। आज आपका 7वां वीडियो है, पार्ट 7 है। यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू का हल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप अभी हमारी क्लास में बैठे हैं अभी तक तो अंत तक बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि गारंटी होगी आपको क्लास में ही पूरा रटवाने की, पूरा समझाने की। अगर आप क्लास बीच में अभी छोड़कर जाएंगे तो हो सकता है आपके पास रील खिसकाने का समय बच जाए, लेकिन अंतिम जो लड़ाई है आपकी वो रील खिसकाने की नहीं है। जीवन में कुछ बनने की है। कोई परीक्षा अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसको क्रैक करने की है। तो उस एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण है। आपको टॉपिक का एक अंदाजा देंगे, एक लेवल का अंदाजा देंगे। और चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये बेहतरीन टॉपिक। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, तांबे के थे, सोने के थे, रांगा के थे या चांदी के थे। तो किस धातु से बने हुए सिक्के थे भारत के प्राचीनतम? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है डी ऑप्शन, चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे वो या तो आहत सिक्के कह सकते हैं या पंचमार्क सिक्के कहते थे, ठीक है, और वो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा, कौशल अहिछत्र, वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके जो ये प्रश्न है वो महाजनपद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। और इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है कौशल, बी। कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी बल्कि साकेत थी, और साथ में श्रावस्ती भी थी। तो कौशल की राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी, और जो अहिछत्र है वो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, ठीक है। तो अंग की चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी थी और मत्स्य की विराटनगर थी। और कौशल की अहिछत्र नहीं थी बल्कि साकेत और श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ राजा दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। जो महाजनपद राज्य थे उनके राजाओं के बारे में आपसे पूछा गया है कि वो कौन से राज्य के थे। और ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री 2000 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया है। और सही उत्तर आपका चयन करना है, कौन सा राजा किस राज्य का था। तो जो प्रद्योत थे वो कौन से राज्य के राजा थे? वो अवंती के राजा थे। कहाँ के थे? अवंती के। तो पहले में तीसरा किस में है? केवल सी ऑप्शन में। देखिए अगर आपको एक भी आ जाता है ना तो कई बार आप बहुत ही आसानी से इसका उत्तर कर पाते हैं। उदयन वत्स का राजा था, जो प्रसेनजीत था वो कौशल का राजा था, और जो अजात शत्रु था वो मगध का राजा था, ठीक है। तो अजात शत्रु के बारे में तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उदयन के बारे में भी पढ़ा होगा। तो अगर आप इन सबको कर पाते तो बहुत आसानी से इनके उत्तर दे पाते। सी ऑप्शन है आपका सही। अगला प्रश्न है आपका कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती, वज्जी। एमपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी, अवंती के राजा थे। तो जो चंड प्रद्योत थे वो अवंती के राजा थे, और बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबसार के समय मगध के साथ चंड प्रद्योत का संबंध मैत्रीपूर्ण था। एक बार प्रद्योत के पांडु रोग से ग्रसित होने पर बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछ लिया था। एक बार ये भी आपसे पूछा जाता था कि राजवैद्य जीवक किसके दरबार में था, तो आप बिंबसार बताएंगे। क्या? बिंबसार के दरबार में जो राजवैद्य था जीवक, उसका उपचार किसका उपचार करने गया था? चंड प्रद्योत का उपचार करने गया था। अगला प्रश्न है आपका कि अभिलेखीय साक्ष्य को से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में। यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। और 5वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, कलिंग में। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख से नंद राजा महापदम नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है आपका कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? एमपी पीसीएस प्री 1993, यूपी पीसीएस प्री
2009 में पूछा गया है। तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? और छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, अवंतिका। ठीक है। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत की प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है। यह 16 महाजनपदों में से एक अवंती की 2 राजधानियों में से एक था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मति थी। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो अवंती या अवंतिका बात एक ही है। अब यहाँ पर एक आपसे मैप से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है, 7वां है, और इस तरीके के प्रश्न आईएएस परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। आईएएस प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। एबीसीडी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? ए, बी, सी और डी, इनमें से आपको चुनना है। ठीक है, तो वो स्थल कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिए, इसमें जो ए है ये मत्स्य राज्य है। कौन सा है? मत्स्य राज्य है। और ये बी जो है आपका, ये आपका अवंती है, जिसको आप अवंतिका कहते हैं। और ये आपका वत्स राज्य है। ठीक है, और ये जो आपका आता है डी, ये अंगराज। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। प्रश्नगत मानचित्र में एबीसीडी से क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स तथा अंग महाजनपद दर्शाए गए हैं। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे। एक उत्तरी अवंती थी जिसकी राजधानी उज्जैनी या उज्जैन थी, और एक दक्षिणी अवंती थी जिसकी राजधानी महिष्मति थी। आधुनिक इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज तथा बांदा जिले प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद का निर्माण करते थे। कौशाम्बी इसकी राजधानी हुआ करती थी। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। चंपा इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है आपका कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, अशोक थे, बिंबसार थे या महापद्म नंद थे? बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? और 9 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, उदयन थे। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। ठीक है, तो गंगा और सोन नदी के बीच में ये स्थित है। तो गंगा और सोन नदी का जहां पर संगम होता है तो वहीं के आसपास आपका पाटलिपुत्र स्थित है। और वहां पर सबसे पहले उदयन ने क्या किया था? एक किला बनाया था। अब यहां पर आपका अगला प्रश्न आ जाता है जो छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ है। बी, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। सी, पाटलिपुत्र दक्षिण में मध्यबिंद पर्वत से एवं पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ है। और पाटलिपुत्र दक्षिण में बिंद पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ है। तो आपको इसका सही उत्तर चुनना है कि कौन सा उत्तर इसका सही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो पाटलिपुत्र है वो गंगा, एक तरफ गंगा थी और एक तरफ सोन नदी थी, तो उसी का आपका कोई उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, जिसमें गंगा और सोन नदी की बात की गई है। तो पाटलिपुत्र जो था उत्तर में उसके गंगा बहती थी और पश्चिम में सोन नदी बहती थी। आगे जाकर दोनों मिल जाती हैं और संगम का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी। ये अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है। अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य ही सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उदयन ने बनाई थी, उसका पूरा विस्तार किया था, लेकिन जब चूंकि ऑप्शन में उदयन नहीं था तो इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रगुप्त। इस तरीके के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबसार, अजातशत्रु या उदयन? बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। और उदयन जो था वो अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा? बीपीएससी प्री 2003 का पूछा गया प्रश्न है और आपको बताना है कौन सा उत्तर आपका सही होगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से या कौशाम्बी से? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है कि उदयन वासवदत्ता
की दंत कथा संबंधित है? और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है। चौथी शताब्दी, छठवीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी या पहली शताब्दी? बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका सही उत्तर है आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ। ठीक है, छठी शताब्दी में ईसा पूर्व हुआ था। तो जो इसका टाइम पीरियड था, इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था और जो 544 से 492 ईसा पूर्व तक था। वह हर्यक कुल का सबसे समृद्ध राजा था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? आईएएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का एक सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा। मगध राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसकी समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। अगला प्रश्न है आपका कि ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां थी? वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में या पाटलिपुत्र में? बीपीएससी प्री 2003 का प्रश्न है कि ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां पर थी? और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, वैशाली में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? आरएस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है। पार्श्वनाथ जनतंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य या चेटक लिच्छवी? बताइएगा 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, चेटक लिच्छवी। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वंजी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। अगला प्रश्न है आपका कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश या अंगुत्तर निकाय? यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? और 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कोसल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, असमक, अवंती और गांधार और कंबोज। तो ये आपके 16 महाजनपद हैं जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में? बीपीएससी प्री 2003 का प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। और 22 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या दीघ निकाय? यूपी पीसीएस प्री 2008, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न है आपका कि महाजनपद युग के 16 जनपदों के 9 बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित? मगध, असमक, कंबोज, चेदी, वत्स? आरएस आरटीएस प्री एग्जाम 2013 का प्रश्न है कि महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित मिलते हैं? और जो इसका सही उत्तर है आपका वो है मगध, अश्मक और कंबोज, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी था। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में
22 जनपदों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख हैं मगध, अशमक, कंबोज, गांधार, सूरसेन आदि। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का सूची मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपका चयन करना है। आरएएस आरटीएस प्री 2016 का प्रश्न है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ए 2 और 4 अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अगला प्रश्न है आपका कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में या मथुरा में। यूपी पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी, और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है अहिछत्र में। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी। हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानियां थीं, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। अगला प्रश्न है आपका कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। वज्जी, वत्स, काशी या सूरसेन। झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सूरसेन। अगला प्रश्न है आपका कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। मगध, वज्जी, कोसल या अंग। यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, और 28 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, अंग। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग जनपद के अंतर्गत आते थे, और उसी की राजधानी चंपा थी। और जो महाभारत और पुराण है, ठीक है, उनमें चंपा का जो प्राचीन नाम है वो मालिनी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मालिनी। और दीघ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी पंचाल की, कुरु की या चेदी की या अवंती की। यूपी पीसीएस मेंस 2011 का प्रश्न है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसकी थी, ये आपको बताना है। 29 प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, चेदी की थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोतवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमुति से की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था। अवंती, वत्स, असक या कंबोज। आरएएस आरटीएस प्री 2008 का प्रश्न है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था, और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, असक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित 16 महाजनपदों में असक या अस्मक नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रूहेलखंड में। यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, और 31 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, राजस्थान में। ये जयपुर क्षेत्र में स्थित था, और इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। ठीक है। जो मत्स्य महाजनपद था वो राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में स्थित था, और इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर हुआ करती थी। अगला प्रश्न है आपका कि मगध की राजधानी कौन सी है। प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज, राजगिरी या चंपा। बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि मगध की राजधानी कौन सी है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, गिरिव्रज राजगिरी मगध की राजधानी थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज यानी कि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना, और अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो जो मगध का राज था उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाती है कि सबसे पहले यहाँ पर जिसने शासन किया वो बृहद्रथ था, उसके बाद उसका पुत्र जरासंध था, और यहाँ का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था बिंबिसार। उसके जो हर्यक वंश का था, और उसकी जब मृत्यु होती है 492 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद अजातशत्रु मगध का राजा बनता है, और उसका पुत्र उदयन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लेता है राजगिरी से। अगला प्रश्न है आपका कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, गिरिव्रज, चंपा। बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, और 33 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी, राजगिरी। प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती है, जो अजातशत्रु के पुत्र या उत्तराधिकारी ने
पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या अंग? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अगर प्रथम राजधानी की बात करेंगे तो यहां पर आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होता है, तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, और द्वितीय राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो उदयन के शासनकाल में स्थानांतरित हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, कौशाम्बी। गिरिव्रज, राजगिरी बात एक ही है, और पाटलिपुत्र बाद में उसकी राजधानी बनी थी, तो यहां पर कौशाम्बी मगध राज्य की राजधानी नहीं थी। गिरिव्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रही हैं, जबकि कौशाम्बी वत्स राज्य के शासन की राजधानी ठीक थी। तो हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किसके आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? और 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी, अर्धचंद्राकार। ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट सहित महत वर्तमान श्रावस्ती नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। अगला प्रश्न है आपका कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इस कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन या नागदशक? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यूपी पीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? और इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, इसको आपको बताना है। और सही उत्तर है आपका बी, अजातशत्रु। तो मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा था, लगभग 32 वर्ष तक शासन किया। अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न है, ये ने कर दी थी। एक उदयन है और एक उदयन है, दोनों अलग अलग हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश या गुप्त वंश? बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, हर्यक वंश। अगला प्रश्न है आपका कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु, चंडप्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन? यूपी पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के पुत्र ने भी जो उदयन था, उसमें छोटी की मात्रा है या के ऊपर, उसने अजातशत्रु को मारा था, ये उदयन दूसरा है। अगला प्रश्न है आपका कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्म नंद या अजातशत्रु? झारखंड पीएससी मेंस 2016 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी, अजातशत्रु। देखिए, वैशाली वज्र संघ का एक प्रमुख गणराज्य था और यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय लिच्छवी गण का प्रधान चेटक था। उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों, काशी कौशल को एकत्र करके मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया। भगवती सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु इन सबका विजेता था। अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। पाटिल ग्राम में उसने सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री वत्सकर को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी। फलस्वरूप वे परस्पर लड़ने लगे और उनका संगठन कमजोर हो जाता है, और अंततोगत्वा अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनका भूभाग मगध राज्य में मिला लिया। तो ये पूरी कहानी है लिच्छवियों के राज्य हड़पने की। अगला प्रश्न है आपका कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? और 41 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, शिशुनाग के शासनकाल में। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर
मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है आपका कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदम नंद, घनानंद, नंदीवर्धन या महानंदिन? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? और 42 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, महापदम नंद। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापदम नंद को सर्व छत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। क्या कहा गया है? अपरो परशुराम। अगला प्रश्न है आपका कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापदम नंद? यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, महापदम नंद। अगला प्रश्न है आपका कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? और 45 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मौर्य वंश ने शासन किया था। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। अगला प्रश्न है आपका कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मन देई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख? बताइएगा राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? और 46 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ए ऑप्शन आपका सही है। तो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। नंद वंशीय शासक महापदम नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख में। अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, हर्यक वंश। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, और बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए सबसे पहले आएगा आपका हर्यक वंश। ठीक है, क्या आएगा? हर्यक वंश। फिर आएगा आपका नंद वंश और उसके बाद आता है मौर्य वंश और फिर आता है आपका शुंग वंश। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा और नंद वंश 344 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा। बहुत ही लंबा कार्यकाल इनका रहा। और शुंग वंश 184 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक रहा। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसन्नजीत, उदयन। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए और इसका जो सही उत्तर है आपका 48 का वो हो जाएगा ए, बिंबसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबसार के दरबार से संबंधित था। बिंबसार ने अपने राज वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, एक तो आपके 2 कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर आपको कूटों का चयन करना है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका, दोनों बात सही है। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। उस समय बहुत से नए धर्म पैदा हुए थे और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। बहुत ज्यादा कर्मकांड हो गए थे, तो उन कर्मकांडों को अब सबके करने की बस की बात नहीं थी। तो बी ऑप्शन आपका सही है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जब से पिछले 2-4 वर्ष में जब से ये जो राधा राधा नाम वाले संत बहुत ज्यादा हुए हैं, तो वो एक नई नई चीज बताने लगे हैं। अब कान्हा जी को ये खिलाओ, कान्हा जी को यहाँ पर्दा करो, कान्हा जी को ये करो, कान्हा जी को वो करो। तो एक टाइम के बाद लोग शुरुआत में तो करते हैं, जिसकी जो पहले प्रेम जिसका होता है वो बहुत अच्छे से करता है। जैसे आपकी माता जी लेके आई होंगी, वो बहुत अच्छे से करेंगी। लेकिन जब आपके पत्नी आएंगी या आपके पति आएंगे, फिर वो आपके बच्चे होंगे, तो फिर वो उनको
बहुत ज्यादा आडंबर और एक भार लगने लगता है, क्योंकि सब मन से माता जी तो आपके मन से कर रही हैं, लेकिन बाकी सब मन से नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत होती है। यही हाल हुआ है आपके वैदिक धर्म के साथ, ये बहुत जटिल हो गया था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी है, यमुना नदी के तट पर। ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले पर में स्थित एक नगर है, ठीक है, कालपी नगर। और प्राचीन काल में इसे कालप्रिया नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। कौन से नाम से? कालप्रिया नाम से भी जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ दिया है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और दूसरी तरफ दिया है राजधानी। यूपी पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है, कुरु, पंचाल, कौशल, वत्स, साकेत, कौशाम्बी, अहिछत्र, इंद्रप्रस्थ। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जो कुरु की राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, पहले का 4। और पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। और कौशल की राजधानी थी साकेत। और वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, फिर यहाँ पर सूची मिलती है आपको और सूची का मिलान करना है आपको, सूची 1 का सूची 2 से। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। और यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। और मत्स्य की राज्य की राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र था, वहां की राजधानी थी विराटनगर। और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा। और असमक की राजधानी थी पोतन। क्लियर आपको? तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कंबोज, राजपुर हाटक, अशमक पोतन पोटिल, सूरसेन कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यूपी आरओ मेंस 2016 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, सूरसेन जो था उसकी राजधानी थी क्या? मथुरा थी, कौशाम्बी नहीं थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और कौशल राज्य की 2 राजधानियां थी, एक साकेत थी और एक श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 6, 8, 7, 9। यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? और 54 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 8 महाजनपद स्थित है। वो 8 कौन कौन से हैं? एक कुरु है, दूसरा पंचाल है, तीसरा काशी है, चौथा कौशल है, और 5वां सूरसेन है, और 6ठा चेदी है, 7वां वत्स है, और 8वां मल्ल है। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? आरएस-आरटीएस प्री 2018 का प्रश्न है, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। बताइएगा 55 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसका जो असत्य पॉइंट है वो है डी ऑप्शन, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित नहीं थी, ये दक्षिण भारत तक में भी फैली थी। प्राचीन काल में भारत एक शिल्प अथवा व्यवसाय करने वाला समूह को श्रेणी की संज्ञा प्रदान की गई। इनके उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण उत्तर वैदिक काल में उद्योग धंधों का स्थानीयकरण था। श्रेणियां देश के व्यापार वाणिज्य का संचालन, वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत निर्धारण के साथ साथ अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है 6ठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एक एक प्रश्न को ईमानदारी के साथ किया होगा। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी की अगर आप पीवाईक्यू करना चाह रहे हैं तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही आपके सारे टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें टोटल 15 टॉपिक हैं। आज आपके 7 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और अगले 8 दिनों में आपके 8 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी मध्यकालीन भारत, फिर आपका आता है आधुनिक भारत। इसी प्रकार से आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कराया जाएगा। पॉलिटी के भी आपकी सीरीज चालू की जाएगी और उसके 2-3 वीडियो हैं भी चैनल पे, और ज्योग्राफी की भी लगातार आपकी कराई जाएगी। तो ये तीनों टॉपिक जो हैं आपके सब्जेक्ट हैं, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पीवाईक्यू फॉर्म में आपको लगातार कराया जा रहा है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से अपना हौसला बनाकर रखिए और अंत तक लड़ाई जारी रखिए, क्योंकि जो अंत तक लड़ेगा वही अंत में पहुंचेगा, विजयी बन सकता है। जो बीच में ही लड़ाई छोड़ के भाग गया उसके पास विजयी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।